बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज आम इशूज़ पर बात करें। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अदालत की जानिब से हुक्म आया शाह महमूद साहब को रिहा किया जाए और लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच का ये फ़ैसला आया कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा किया जाए और शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा कर दिया गया। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने निकलते ही अपने कारकुनान से खिताब किया और लोगों से कहा और बताया जेल में क्या सिचुएशन थी शाह महमूद साहब के ऊपर, किस तरह से उन्होंने वहाँ पर वक्त गुजारा और क्या कुछ वहाँ पर हुआ। शाह महमूद के वकील तैमूर मलिक और उनकी बेटी गौहर बानो कुरैशी पेश हुई शाह महमूद की जानिब से, जबकि सरकार की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पेश हुए। जनरल आबिद अज़ीज़ रजवारी साहब पेश हुए थे सरकार की जानिब से और वहाँ पर जब बहस हुई उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की आज रिहाई का हुक्म आया और शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने निकलते ही वहाँ से बात की और बताया कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना, ये बात करना और ये पैगाम देना अपने कारकुनों को, इट वाज आई गेस पॉजिटिव। ये अपने लोगों को ये बात कहना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बात कहना। इस टाइम पे हो क्या रहा है यहाँ पर, तमाम लोग, यानी कि अगर बात की जाए आई गेस 90% लोग साथ छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे वो छोड़ चुके हैं। यहाँ बात की जाए हाशिम डोगर साहब की, डॉक्टर मुराद रास की, तो शायद पंजाब के अंदर दो बड़े नाम थे, एक वज़ीर दाखिला रहे पंजाब के और एक वज़ीर तालीम रहे। उन दोनों ने मिलकर भी अपना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई ऐसी चीज़ का सोच रहे हैं, एक नई पार्टी या एक नया ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, एक नई चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। इसी तरह और बहुत से लोगों की बात की जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हो गई और कुछ और ऐसे अच्छे बड़े नाम हैं जो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, जिन्होंने नहीं छोड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो फिर ये जो तमाम लोग छोड़ने वाले थे, क्या ये लोग बुज़दिल थे, क्या मजबूरियाँ थी इनकी, या सिर्फ अपने मफाद के लिए ये पार्टी के अंदर आए थे और फिर जिस तरह से ही देखा कि मुश्किल वक्त है पार्टी के अंदर, फ़ौरन से लाताल्लुकी का इजहार कर लिया पार्टी से। शाह महमूद साहब जब निकले हैं तो बड़े पॉजिटिव गेस्चर्स दिए उन्होंने लोगों के लिए और बताया कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। जिस तरह से मैं कहूँगा, जैसे कहा जाएगा वो होगा। उन्होंने कहा कि आई एम स्टिल स्टैंडिंग विद इमरान खान। इवन जब वो कैद में थे और कैद बंद गुजार रहे थे तब भी उन्होंने ये कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। यानी उनकी बेटी बार बार आकर एक वीडियो अपना पैगाम भिजवाती थी लोगों तक और इमरान खान साहब तक और कहती थी कि शाह महमूद साहब ने अपना पैगाम जेल के अंदर से भेजा है, कैद के अंदर से भेजा है कि मैं अभी भी इमरान खान के साथ हूँ। और हमने देखा कि फिर उसके बाद अभी तक रिहा होने के बाद, रिहा हो भी गए हैं और उसके बाद भी अभी तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन दोबारा से अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक उन्हें। शायद दोबारा अरेस्ट किया जाएगा उन्हें या क्या होगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर, जो पिंडी बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसके हुक्म पर उन्हें रिहा कर दिया गया है। जो 3 MPO के तहत DC रावलपिंडी ने मुकदमा बनाया था और शाह महमूद साहब ने कहा कि इस मुकदमे के अंदर मैं गिरफ़्तार था, जो शायद बेबुनियाद था मुकदमा, मैं किसी तरह इन्वॉल्व नहीं था, मेरी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों को गलत समझता हूँ जो कुछ मेरे ख़िलाफ़ हुआ है, जो बातें भी की जा रही हैं, जो कुछ कहा जा रहा है, हमारा उन वाक़यात की मज़म्मत भी कर रहे हैं वो, और ये कह रहे हैं कि शायद उनका उसमें कोई हाथ नहीं था। साथ ही बात की जाए अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब की, तो उन्होंने एक छोटा सा पैगाम दिया और कहा कि एग्जीक्यूटिव्स को सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करें। यानी एग्जीक्यूटिव को ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के अंदर मुदाखलत ना की जाए। साथ ही उन्होंने ये बात भी की और उन्होंने बताया, लोगों से कहा कि किस तरह से आप समझते हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं, जो कुछ हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चूँकि हमने देखा कि चीफ़ जस्टिस साहब शुरू से ये बातें करते रहे, ये बताते रहे और कहते रहे कि किस तरह से यहाँ पर बार बार डेट्स दी गई, टाइम दिया गया, कहा गया तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में बैठें, बैठकर मुशावरत करें। स्टेक होल्डर्स आपस में बैठें और बैठकर एक डेट डिसाइड कर लें, एक टाइम दे लें। जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टाइम दिया तो वो टाइम देने के बाद जब 14 मई की तारीख आई चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से, तो उस तारीख़ के बाद ये कहा गया कि अभी भी इलेक्शंस नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन की जानिब से और हुकूमत की जानिब से यही पैगाम भिजवाया गया कि शायद वी आर नॉट रेडी फॉर द इलेक्शंस, हमारी तरफ से इलेक्शंस नहीं किए जा सकते हैं।
क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, क्या इंतखाबात होंगे। जिस तरह से हमने देखा पीपल्स पार्टी, आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े मुतहर्रिक हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब की अब कोशिशें जारी हैं लाहौर के अंदर जलसा करने की। कहा जा रहा है शायद 21 तारीख को लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर शो करेगी। अगर पाकिस्तान, और इसके लिए जितने तमाम टिकट होल्डर्स मौजूद हैं लाहौर और पंजाब के अंदर, उन सबको बुला लिया गया था उनका इजलास। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने हंगामी इजलास बुलाया था उनका और सबकी जिम्मेदारियां लगा दी हैं कि इस जलसे के अंदर क्या किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जलसा किसके लिए नुकसानदेह होगा और किसके लिए फ़ायदेमंद होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ुद से तो गेन करेगी ही, लेकिन नुकसान किसको होगा, क्या ये नुकसान, जिस तरह से सियासत को भांपने वाले और सियासी चैम्पियंस जो हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये पावर शो लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून को नुकसान देगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं इस वक्त, और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोथ आर ऑन द सेम पेज। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे तो बिल्कुल एका चल रहा है इनका, लेकिन ये वही सियासी हरीफ हैं जो आज सियासी हलीफ हैं। लेकिन कब तक ये हलीफ रहेंगे और किस दिन ये हरीफ में तब्दील होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो नाम दिया गया, जो तमाम बातें की गई और जो सब कुछ कहा गया। लेकिन खैर आज एक पॉजिटिव बात जो देखने में आई है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी बेंच ने जो फ़ैसला दिया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हो जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब अपनी रिहाई के बाद जो उन्होंने बातें की हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब भी आई गेस के उस काबिल गौर है और काबिल फ़िक्र भी है। जो बातें उन्होंने की हैं, इंसाफ का झंडा, यानी ये एक बड़ा मोरली वो तमाम लोग जो इस टाइम पे भी पार्टी के साथ हैं और पार्टी का साथ दे रहे हैं, आई गेस दे गॉट सम ऑक्सीजन देयर नाउ। उन्हें कुछ फ़ील हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है कि अगर एक वाइस चेयरमैन रिहा होकर आ गया और स्टिल पार्टी के साथ स्टैंड कर रहा है, और वो तमाम लोग जो छोड़ के जा चुके हैं शायद वो रिग्रेट कर रहे होंगे इस मूवमेंट को। क्या चल रहा है यहाँ पे सारा कुछ, इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फैसल मलिक साहब, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। किस तरह से आप देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को आज रिहा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का जो पिंडी बेंच था उसके कहने पर शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हुई है, और निकलते ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा है कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, पार्टी के साथ स्टैंड कर रहे हैं। जेल के अंदर से भी पैगाम देते रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, आई एम स्टैंडिंग विद यू, और उनकी बेटी भी बार बार बताती रही। जब भी मुलाकात के लिए गई, उस मुलाकात के बाद जो उन्होंने अपना वीडियो पैगाम भेजा उसमें यही कहा इमरान खान साहब को, उनकी तरफ से मैसेज दिया कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। किस तरह से सर आप देख रहे हैं सिचुएशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल साहब, बात ये है कि जो भी आप नज़रिया लेके चलते हैं उसके साथ जो है ना वो कमिटमेंट का लेवल जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है उसको मेंटेन करना, और उस कमिटमेंट के साथ ही जो है ना वो कोई पार्टी आगे सियासी तौर पे प्रोग्रेस कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। अगर तो जो है ना मफादात की गेम हो सियासतदानों के जो है ना जहनों में, तो फिर तो जो है ना उनका नज़रिया कोई मैटर नहीं करता, और ना ही उनका मैटर करता है कि किसी पार्टी में होना या ना होना। वो एक पार्टी को छोड़ेंगे दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, दूसरी पार्टी को छोड़ेंगे तीसरी पार्टी को में चले जाएंगे। मसला उनका ये होता है कि वो जो है ना उन्होंने अपना मुफाद देखना होता है। उन्होंने जो है ना एक नज़रिए के तहत जो है नहीं चलना होता, कौम का मुफाद नहीं देखना होता, कौम की बेटरमेंट नहीं देखनी होती। इमरान खान ने कौम भी एक नज़रिया लेके चले हैं कि मैं अवाम की फलाह के लिए सियासत करूँगा, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो अब जो है ना स्टेरल कह लें कि ये स्टेरल लग गई है नेचुरली तौर पे, और स्टेरल में से जो है ना सारा वो जो है ना प्योरीफाई हो रही है पार्टी, और जो भी कचरा वगैरह है वो स्टेरल के ऊपर रह रहा है, और बाकी जो है ना प्योर जो है नज़रियाती लोग जो सियासत को फलाह समझ के काम करते हैं वही जो है ना कमिटेड होंगे, खड़े होंगे और अपने अपने नज़रिए के ऊपर स्टैंड करेंगे, अपने अपने नज़रिए पे स्टैंड करेंगे। वो तमाम लोग जो कमिटेड होंगे पार्टी के साथ। शाह महमूद साहब ने कहा कि मैं कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से मुलाकात करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि DC रावलपिंडी के कहने पर 3 MPO के तहत मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया गया था, और मेरी दोबारा जो गिरफ़्तारी हुई थी वो DC रावलपिंडी के कहने पर 3 MPO के तहत हुई थी। कैद में होते हुए कैसे नुक्से अमन के लिए ख़तरा बन सकता हूँ, ये भी उन्होंने एक सवाल उठाया, और उन्होंने ये कहा कि मैं तो कैद में था
तो मैं किस तरह से नुक्स अमन बन सकता हूँ, यानी मैं क्या मेरे खिलाफ़ क्यों दोबारा से मुझे अरेस्ट करने के लिए 3 MPO के तहत मुझे क्यों जो है ना दोबारा से गिरफ़्तार किया गया। फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए थे और शाह महमूद कुरैशी साहब के अहकामात दिए थे उस पर अदालत ने DC रावलपिंडी को 3 MPO का जो ऑर्डर था उसको कलअदम करार दे दिया है। फैसल मलिक साहब, आप चूँकि इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं सर, जिस तरह से अब लाहौर हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया है और पिंडी बेंच था लाहौर हाई कोर्ट का, शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहा करने का भी हुक्म दिया गया और जो दोबारा से 3 MPO के तहत अरेस्ट करना चाह रहे थे उनको, उस हुक्म को भी कलअदम करार दे दिया है। इसी तरह अगर देखा जाए बाकी तमाम जगहों पर तो बहुत से ऐसे लोग जो शायद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी 2 बार अरेस्ट किया गया है, दोबारा भी गिरफ्तार वो हुए थे, लेकिन अब की बार अदालत ने हुक्मनामा भी जारी किया है और वो 3 MPO का जो ऑर्डर था उसको भी कलअदम करार दे दिया है। आप क्या समझते हैं कि जो अदालत का ये इकदाम था, ये इकदाम अदालत ने ज़ाहिर है किया तो शाह महमूद साहब की फेवर में है, क्योंकि उनके खिलाफ शायद कोई ऐसी बात भी सामने नहीं आई, कोई ऐसा मवाद भी सामने नहीं था जिसकी बेस पे उन्हें अरेस्ट किया गया था वहाँ पर। बिलाल साहब, बात ये है कि ये किसी की फेवर में नहीं है ऑर्डर, पहली बात तो ये है, क्योंकि जो है ना किसी को भी अगर कानून के मुताबिक कोई फ़ायदा होता है तो कानून को प्रिवेल करना चाहिए, चाहे जिसको A को फ़ायदा हो या Z को फ़ायदा हो या PDM को फ़ायदा हो या PTI को फ़ायदा हो। बात जो उनसे है ना ये नहीं है कि फ़ायदा किसको होना, बात ये है कि कानून के ऊपर अमलदारी कितनी है, अमल दरामद कितना है, कानून को किस तरह से आप जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं, इस बात के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए और गवर्नमेंट को पता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना गैर कानूनी होचे हथकंडों के ऊपर उतर आई हुई है, क्योंकि कुछ चंद महीने पहले ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से जो है ना ये MPO को जो है ना 3 MPO 16 MPO ये कानून काला दम हो चुके हैं और ये इसके बारे में जो है ना जजमेंट आ चुकी है कि ये जो है ना कॉलोनियल रूल, जब यहाँ पे गोरा रूल करता था और गोरों ने यहाँ पे जब रूल करना था उन्होंने यहाँ की सरजमीन पे जो लोग थे वो उनके ऊपर गुलामाना रूल करना था, क्योंकि वो इन्वेडर थे। उन्होंने जहाँ पे आके जो है ना सबको गुलाम बनाना था, इसलिए उन्होंने MPO को जो है ना वो कानून नाफिज किया और जो है ना बड़े सगीर के लोगों को जो है ना गुलाम बनाया। उसी कानून को लेके ये आगे चल रही है एडमिनिस्ट्रेशन और ये गवर्नमेंट, और फिर जो है ना 2-3 महीने पहले ये कानून हाई कोर्ट से कालादम हो गया। इसके बावजूद भी जो है ना गवर्नमेंट जो है ना बेंट पाउंड है कि जहाँ हमने जो है ना गिरफ्तार करना ही करना है और हमने जो है ना अंदर डालना ही डालना है। बंदा इनसे पूछे कि एविडेंस क्या है जी, उनके साथ नक्शे अमन का क्या मसला हो जाएगा। आप जो है ना एक सियासी जो है ना एक्टिविटीज़ को आप जो है वो उसको पर्सनली दुश्मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर्सनली उनके साथ जो है ना एग्रेशन इतना बढ़ा रहे हैं, इस हद तक बढ़ा रहे हैं कि आप उनको क्रश करना चाहते हैं। इस तरह नहीं होता। आज इलेक्शन में एक की बारी है और कल दूसरे की बारी आती है, कल तीसरे की बारी आती है। PDM को फिर तैयार रहना चाहिए कि जो उन्होंने बोया है वही काटेंगे, अब जो बोया है वही काटेंगे। PDM को तैयार रहना चाहिए। 9 मई की बगावत को सियासी एहतजाज का नाम देकर माफ़ नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 9 मई को जो बगावत की गई है उसको सियासी एहतजाज का नाम नहीं दिया जा सकता, और अभी तक जो है इसके ख़िलाफ़ प्रॉपरली हुकूमत जो है मुतहरिक है और कह रहे हैं कि 9 मई में जो कुछ हुआ, चूँकि सारा मलबा शायद एक ही पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है और वो पार्टी इस टाइम पे द ओनली पार्टी इन द अपोजिशन, बाकी तो तमाम जमातें एक हो चुकी हैं, लेकिन वही पार्टी थी जो अपोजिशन में है, उस पार्टी के ऊपर ही सारा मलबा आ चुका है 9 मई का। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए तो इट इज़ वेरी फ्रूटफुल और वो चाह रहे होंगे कि ये मलबा ढला ही रहे, उन पर किसी भी तरह से ये सेटलमेंट ना हो। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ये बात की और उन्होंने ये कहा था कि किसी भी तरह से मुज़ाकरात होने चाहिए हैं, यानी जितने भी सियासी अमल हैं उनका हल मुज़ाकरात के थ्रू है, मुज़ाकरात के थ्रू इनको तय करना चाहिए बैठ के। फैसल मलिक साहब, मुज़ाकरात तो होने चाहिए हैं। पहले हुकूमत, ये जो आज की हुकूमत या अरकान है, जब ये अपोजिशन में थे, जब ये लोग इक़्तिदार में नहीं थे, तब ये कहा करते थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब बज़िद थे, कहा करते थे जब वो वज़ीर आज़म थे कि मैं इनके साथ किसी भी सूरत मुज़ाकरात नहीं करूँगा, चोर डाकुओं के साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। और उसके बाद जब इक़्तिदार से उतरे तो फिर स्टैंस चेंज हुआ और स्टैंस चेंज होने के बाद उन्होंने कहा कि जो है मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त पर कि अगर ये इंतखाबात की तारीख़ तय करने के लिए मेरे साथ आ रहे हैं, यानी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस रखा करते थे।
अब वो ख्वाह हैं किसी भी तरह से कि यहाँ पर अगर मुज़ाकरात हो सके तो मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ किसी भी शख्स से, लेकिन अब हुकूमत नहीं मान रही है और हुकूमत इस हक़ में नहीं है। वो कहते हैं कि हम उस शख्स से मुज़ाकरात नहीं करेंगे जो इंतशार फैलाता हो, जो ऐसी सियासत करता हो, और जो कुछ बातें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान साहब ने अगर अपने होते हुए मौका नहीं दिया तो अब मेरा ख्याल है उनको भी मौका नहीं मिल रहा? नहीं बिलाल साहब, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनका जो है लगता है कि गेम प्लान जो उनसे है ना वो कामयाब हो चुका है जो उनकी सोच के मुताबिक, क्योंकि बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जो कि हर बंदे के जहन में है, स्पेशली जो हमारी जुडिशल हराकी है उनके जहन में तो ये बहुत सारे सवालात पनप रहे हैं और इन सवालात का जो है ना एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे जब इमरान खान को 9 मई को गिरफ़्तार किया गया तो पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। फ़ौज जो होती है, रेंजर जो होती है, वो मावनत के लिए होती है। वहाँ पे फिर रेंजर को भेजा गया, वो हाई कोर्ट तोड़े जाके, और फिर वो हाई कोर्ट उन्होंने तोड़ी तो उनके ऊपर तो एक भी पर्चा नहीं हुआ। और फिर जो है ना यहाँ पे ये शो किया गया कि जनाब फ़ौज और अवाम के दरमियान ये जो है ना तनाज़ा है, पुलिस पीछे खड़ी है, यानी कि गवर्नमेंट का कोई मसला नहीं है। एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ कि 2.5 घंटे जो है ना लिबर्टी से जुलूस ट्रैवल करता रहा और उसे रास्ते में किसी ने भी नहीं रोका। तीसरी ये बात है कि गेट जो है ना वो अंदर से खोला गया है जी। यहाँ तो आवाम फैलांग के जो है ना गेट जाती तो यहाँ गेट को जो है ना वो तोड़ देती, तो फिर तो जो है ना कुछ समझ आती कि जी ये हमला हुआ है। गेट अंदर से किसने खोला? अंदर से खोल के जो है ना अंदर लोगों को कौन बुला रहा था? वो लोग तहकीकात नहीं पकड़े गए। ज़ाहिर इस टाइम पे जो उन्होंने इस टाइम पे तहकीकाती इदारे हैं वो तहकीकात कर रहे हैं सारे मामले की, और कोई ना कोई रिजल्ट तो उसके सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, अब जिस तरह से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत नहीं चाह रही कि चेयरमैन PTI से किसी भी तरह मुज़ाकरात किए जाएँ, और चेयरमैन PTI चाह रहे हैं क्या मुज़ाकरात हों, लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब का निकलना और उन्होंने कहा है कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। आप क्या समझते हैं, इससे पार्टी के जो बाकी रहे गए कारकुनान हैं जिन्होंने अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी है, क्या उन्हें को थोड़ी सी एनर्जी महसूस होगी या सिचुएशन सेम रहेगी? नहीं, डेफिनेटली जी। जो है ना इमरान खान ने तो हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात जो है ना मैं उसका कायल हूँ, लेकिन मज़ाकरात जो उनसे है ना वो ये तो नहीं होने चाहिए कि वो होंगे कि जनाब वो जो है ना वो आपके घर का लॉन जो उनसे है ना वो कितने फुट जो उनसे है ना उसमें सड़क शामिल है। मज़ाकरात तो ऑब्वियसली फिर यही होंगे ना कि इलेक्शन करवाने या नहीं कराने, और बोन ऑफ कंटेंशन और इनके दरमियान वजह अनात क्या है, वो वजह ना दी इलेक्शन है ना जी। ये इलेक्शन PDM नहीं चाह रही करवाना, और इमरान खान जो है ना एक पार्टी जो है इस वक्त बड़ी मकबूल है, वो कितने सर्वे आ चुके हैं अब तो वो पार्टी चाह रही है कि जो है ना मुज़ाकरा वो इलेक्शन हो। वो कहते हैं कि जी जब हुकूमत कहती है कि जी हमने मुज़ाकरात नहीं करने, तो फिर इसका मतलब यही है कि हुकूमत जो है ना यहाँ पे गुंडा राज कायम करना चाहती है। हुकूमत ही कह रही है मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत ये भी साथ देखें कि अभी आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े मुतहरक हो चुके हैं और 21 तारीख को शायद पीपल्स पार्टी जलसा करने जा रही है लाहौर के अंदर। 21 का जो जलसा है और लाहौर के अंदर उन्होंने मुतहरक कर लिया तमाम टिकट होल्डर्स को कल बुलाया गया था और उनका हंगामी इजलास तलब किया आसिफ अली ज़रदारी साहब ने। और इस इजलास के बाद अब कोशिश ये कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने आप को लाहौर के अंदर जब पावर शो लाहौर में करेंगे तो ज़ाहिर है लाहौर में पंजाब के अंदर थोड़ा सा मुतहरक अपने आप को करने की कोशिश करेंगे। सीट एडजस्टमेंट वाली बात तो मेरा ख्याल है मुश्किल होगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की। जिस तरह से जो सियासी माहिरीन अभी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि किसी भी तरह लास्ट भी जब डिस्कशन हुई थी तो सियासी मतलब यहाँ पर गुफ्तगू हुई थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, तो आएगा वो सीट एडजस्टमेंट पर राज़ी नहीं हुए थे। अब भी कहा यही जा रहा है कि शायद सीट एडजस्टमेंट पे राज़ी नहीं होंगी दोनों पार्टीज़, चूँकि पुराने राइवल्स हैं और ज़ाहिर है पुरानी कुछ बातें अभी वक्ती अपने मुफाद के लिए इकट्ठे ज़रूर हैं, लेकिन कल को दोबारा जब इलेक्शंस की बारी आएगी फिर सिचुएशन तो बदलेगी। फैसल मलिक साहब, आप क्या समझते हैं जिस तरह ज़रदारी साहब लाहौर के अंदर जलसा करेंगे, ये जलसा किसके लिए नुकसानदेह होगा, मुस्लिम लीग नून के लिए या तहरीक इंसाफ के लिए? तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग तो वैसे ही अब छोड़ चुके हैं, पार्टी के अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही है, वो पावर ही नहीं रही है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी अब अकेले ही महसूस होते नज़र आते हैं हर तरफ। आप क्या समझते हैं कि क्या ये मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज आएगा? देखिए बिलाल साहब, बात ये है कि ये थ्रेट जो है किसी के लिए भी नहीं है, वो इस वजह से कि जो है सारी आवाम,
देखिए पार्टी के साथ जो है ना लोग चलते जो है ना वो हार्डली 2 या 3% होते हैं, बाकी जो है ना वो जर्नल वोटर्स होते हैं, जर्नल परसेप्शन बनती है, लोग जो है ना वो देखते हैं और फिर अपने जहन में जो है ना उसकी छवि बनाते हैं और उसको जो है ना उसका फिर एक डिसीजन लेते हैं। जो जर्नल वोटर है ना वो इस वक्त सख्त खिलाफ है पीडीएम के, जो क्योंकि पीडीएम की हरकतें ही ऐसी हैं। इन्होंने देखा जर्नल वोटर ने कि जो है ना 9 मई से पहले भी जो है ना वो दंदनाती फिर रही थी जो है ना पीडीएम, और वो मुख्तलिफ जगहों पे सियासी जलसे हो रहे थे और इमरान खान को जो है ना जमान पार्क में कैद किया हुआ था। और अब भी अगर ये जो है ना वो लाहौर में जलसा पीपल्स पार्टी करती है तो ये नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट इनकी क्या होनी है, इनकी सीट एडजस्टमेंट जो है ना जंगी तरीन, जो कि वो शहर बसा नहीं तो पहले ही उजड़ गया, वो जंगी तरीन की भी पार्टी जो है ना इनके साथ मिलके यही तो चाह रही थी कि हमारे साथ भी सीट एडजस्टमेंट करो, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया, नून लीग ने भी और पीपल्स पार्टी ने भी, कि जी हमारे वर्कर नहीं मानते। इसलिए इसी तरह ही जो है ना फिर नून लीग भी जो है ना वो पीपल्स पार्टी को कहेगी हमारे वर्कर नहीं मानते, और पीपल्स पार्टी भी यही कहेगी। तो इस तरह सीट एडजस्टमेंट तो होनी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है फिर ये इनके आपस के अंदर फिर जो है ना वो फूट पड़ेगी, आपस में जो है ना इनकी लड़ाइयाँ शुरू होंगी, आपस में फूट पड़ेगी और लड़ाइयाँ होंगी। ये तो फ्यूचर ऐसा लग ही रहा है। लेकिन इस टाइम पे जो करंट सिचुएशन है, कहा जा रहा है कि शायद ये पार्टीज़ बड़ी आपस में एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं और कहते हैं कि वी आर ऑन द सेम पेज। लेकिन एक और मामला जो था जी ऑडियोज़ का, और अगर ऑडियोज़ पर बात की जाए तो मतलब बग़ैर तस्दीक की ऑडियोज़ आती थी, ऑडियोज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, बातें की जाती थी, और आज जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने शायद इसका थोड़ा सा एक्शन भी इस पर लिया है और ये बातें भी हो रही हैं, क्योंकि एक कमीशन बना हुआ था ऑडियो लीक्स के ख़िलाफ़। ऑडियो लीक्स का आ जाना और बग़ैर वेरीफाई हुए उस पर हुकूमती मतलब नुमाइंदों का आकर गुफ्तगू करना, हुकूमती हों या कहीं के भी नुमाइंदे हों, उनका आकर बात करना विदाउट इवन ट्राइंग टू फोरेंसिक इट, उसका किसी किस्म की वेरीफाई करना कि क्या ये ठीक भी है, ये गलत तो नहीं है, और उससे पहले ही तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और कहना जो कुछ ये कहा जा रहा है बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है इसमें, और देखिए हम तो पहले ही कहते थे। और ये चूँकि शायद उनके मकसद की बात थी इसलिए प्रोपोगेट उसको किया जा रहा था बार बार। आप क्या समझते हैं? क्योंकि फिर जब एक कमीशन बनाया गया और कमीशन भी चीफ जस्टिस साहब के मतलब उनसे उस पर मुशावरत नहीं की गई है, उनको उसमें एडअप नहीं किया गया, उन्होंने नहीं बनाया, खुद से ही हुकूमत ने वो एक कमीशन बना दिया जिसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को एडअप कर देना और ये सब कर देना। सर ये भी तो एक गलत तरीक़ेकार था। बात ये है कि सर ये अब से लॉ नहीं है, काफ़ी देर से लॉ है कि 164 है एविडेंस एक्ट का, बड़ा क्लियरली कहता है कि जो बंदा मतलब खाली जो है ना वो ऑडियो वीडियो जो सी है ना वो एज अ मीन ऑफ प्रूफ यानी कि सबूत के तौर पे नहीं आएगा, माना जाएगा जब तक उसका। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि शायद अदालत वीडियो प्रूफ को मानती भी नहीं है सर। जी वो बात ये है कि जब तक उसका मेकर वो बनाने वाला जो वीडियो या उसकी ऑडियो टेप कर रहा है और उसकी वीडियो बना रहा है, वो बंदा खुद आके जो है ना गवाही नहीं देता कि जनाब ये वीडियो मैंने बनाई है या ये मैंने ये रिकॉर्डिंग की है इनकी गुफ्तगू, तो फिर उसकी एविडेंटरी वैल्यू है वो भी सेकेंड लेवल की, ठीक है ना। अगर जो है ना जस्ट एक फिलर वायरल वीडियो का तो फिर कोई भी वैल्यू ना हुई, उसकी तो वैल्यू देखें बिलाल साहब, आप नेट के ऊपर इंटरनेट के ऊपर गूगल अभी कर लें और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिसमें जो है ना आपकी आवाज़ में आपकी जो पर्सनालिटी में जो है ना नवाज शरीफ बोलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना जी, जिसमें जो है ना नवाज शरीफ की जो सी है ना आवाज़ में पर्सनालिटी में या उनकी तस्वीर दिखा के तो आगे से बिलाल साहब की आवाज़ शुरू हो जाएगी। अब तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। अब ये जो सी है ना ये बनानी जो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग बनानी, ये तो एक जो है ना 8-10 साल का बच्चा भी बना सकता है, किसी भी आवाज़ को जो है ना शहबाज शरीफ की आवाज़ में बना सकता है, राना सनाउल्लाह की आवाज़ में बना सकता है। ये तो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर भी हैं बहुत से जो बगैर किसी अब बिलाल साहब मुझे बताइए कि ऐसे एविडेंस के ऊपर क्या जजेस रिलाय कर सकते हैं, कोई अदालत रिलाय कर सकती है? पूरी दुनिया में ये कानून है कि इस तरह से एविडेंस को नहीं माना जाता जब तक उसका मेकर आए और मेकर जो है ना ओरिजिनल सोर्स बताए कि मैंने इस कैमरे से और इस चीज से जो है ना बनाई वीडियो और उसके या इस जो है ना यहाँ से मैंने इस सोर्स से टेप किया और रिकॉर्डिंग की, ओरिजिनल फॉर्मेट भी दे उस वीडियो का, बिल्कुल, और फिर उसका फोरेंसिक होगा।
फोरेंसिक भी होगा, फोरेंसिक होगा कि क्या इसके अंदर जो है ना अपलोड की गई है कि यहाँ डायरेक्टली इस इंस्ट्रूमेंट से जो है ना रिकॉर्डिंग की गई है, तो फिर उसकी एविडेंस मानी जाएगी। ऐसे तो नहीं है कि मेरा मतलब है जस्ट एक झूठी सजी कहानी और वो सॉफ्टवेयर के जरिए वो बना ली और उसके बाद उसको अपलोड कर दी और फिर जो है ना हुकूमत शोर मचाना शुरू कर देती। ये हुकूमत किस बात का जो है ना समझ नहीं है, क्या मसला है इनको, या इनकी आपने जैसे पहले बात की, बिल्कुल सही बात की कि इनकी मफादात की बात है, बगैर देखे बगैर तस्दीक किए हुए, और ये जो है ना उसको हवा में उछालते जा रहे हैं और उस चीज़ को लेके जजेस को भी और इंसल्ट करते जा रहे हैं और लोगों की भी इंसल्ट करते जा रहे हैं। ऊपर से सर किसी फैमिली मेंबर के बारे में जिस तरह देखा कि हमने चीफ साहब की सास के बारे में बात की जा रही है, उनके घर वालों के बारे में, किसी की बीवी के बारे में, किसी की अहलिया के बारे में बात की जा रही है, जो कुछ कहा जा रहा है बड़ी तकलीफ दे बात है। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात आई है कि बगैर तस्दीक ऑडियोज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वजीर को हटा देना चाहिए, क्या समझते हैं बिलाल साहब? ये जो है आप जो है ना चंद दिन पहले देख लें, बल्कि महीना पहले देख लें, चीफ जस्टिस साहब ने तो ओपन कोर्ट में कहा था कि जनाब हमें भी थ्रेट है कि तुम्हारे घरों को जो है ना आग लगा दी जाएगी। तो इन्होंने और एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है, एक कदम और आगे उठाया। मरियम औरंगजेब साहिबा ने ओपनली कहा था, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर आपने ऐसा डिसीजन दिया, ऐसा फैसला दिया, तो फिर याद रखें आपके घरों में भी घुसकर लोग आग लगा सकते हैं। अब स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने बात की। आप जी बिलाल साहब सही कह रही है। अब इन्होंने और आगे बड़ा स्टेप ले लिया, घर को आग लगाने की बजाय उन्होंने घर वालों को ही जो है ना इतना इंसल्ट और इतना जो है ना मलाइन शुरू कर दी है कि वो लोग जो है ना अपनी सफाइयाँ देने पे मजबूर हो गए। या फॉर गॉड से खुदा की पनाह, आप जो है ना काजी जो हमारे ये काजी हैं, ये जजेस हैं, अगर हम इनका एहतराम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर इनका एहतराम नहीं होगा, इनके फैसले नहीं माने जाएंगे, तो फिर क्या हुकूमत जो है ना वो फिर बादशाह है, वो फिर रजीत सिंह काने की तरह इधर फैसला कर दे उधर फैसला कर दे, जो मर्जी करे? ये क्या बात हुई? फिर तो ये गुंडा राज है बिलाल साहब। गुंडा राज तो है यहाँ पर। और सर आप जिस तरह से कह रहे हैं गुंडा राज है, तो महसूस भी शायद ऐसा ही होता है जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। जिस तरह से लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाए गए और जो कुछ बातें की गई हैं यहाँ पर, सर लगता तो ऐसी जिस तरह से शायद इसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। 9 मई को जो वाक़यात हुआ, उनके जो असल किरदार हैं अभी तक वो सामने नहीं आया, और जिनको अरेस्ट किया गया, जो पकड़े गए हैं, उन सब पर सारा मलबा डाला जा रहा है। होता भी ऐसे ही सर, कोई भी वाक़या रोनुमा होता है, जियो फेंसिंग की जाएगी, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उसमें किरदार अदा किया, बहुत से वीडियोज़ मौजूद हैं, जो वीडियो में भी आएगा उन सबको अरेस्ट किया जाएगा। जिसने कानून को हाथ में लिया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है, और जो कुछ यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ये भी एक इदारा है हमारा, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इदारा है इस मुल्क का। जिस तरह से वक्ती हुकूमत ने इसको भी बड़ा कंट्रोवर्शियल किया, और यहाँ पर मौजूद ही एक चीफ़ जस्टिस साहब हैं जो अपकमिंग हैं, और आपके चीफ़ जस्टिस साहब के माबैन बड़े इख्तलाफात का इजहार किया और कोशिश की। जिस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट में जब बुलाने की बात आई तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पार्लियामेंट में तशरीफ़ लेके गए और कोई नहीं गया, और वहाँ जाकर जो उन्होंने खिताब किया, बाद में उन्होंने उस पर शर्मिंदा भी हुए, माजरत भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता नहीं था। वहाँ पर भी कहते रहे कि मैं किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। लेकिन पार्लियामेंट में सियासी गुफ्तगू नहीं होनी थी तो क्या होना था वहाँ पर? एक मतलब बात ये भी है कहने की कि अगर वहाँ सियासी गुफ्तगू पार्लियामेंट में नहीं होगी तो कहाँ पर होगी? और फिर वहाँ पर गए हैं तो ज़ाहिर है सियासी गुफ्तगू तो होनी थी। लेकिन इसके बावजूद काजी फ़ाइज़ साहब ने कोशिश की कि अपने आप को इसे थोड़ा सा साइडलाइन करें, लेकिन जब मौके पर जा चुके थे उन्हें वहाँ पर ख़िताब तो करना ही पड़ा, और वो बात तो करनी ही पड़ी। उसके माबैन अगर हम ये देखें कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब हैं, और जिस तरह से बगैर तस्दीक ऑडियो वाला मामला, ये मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि आप किसी शख्स के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। इल्ज़ामात, एक ऑडियो आती है, ऑडियो आकर लीक होती है, तमाम चैनल्स पर वो ऑडियो सुनाई जाती है, हर सुनने वाला सुन लेता है, कई लोग उस ऑडियो को सुनकर कंसीव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी अगर कभी क्लैरिफिकेशन आए भी तो शायद उन लोगों तक नहीं पहुँचती। ज़रूरी नहीं है अगर 1000 बंदे ने सुन ली है और सुनने के बाद वही 1000 बंदा अगर उसको बाद में तरदीद आ गई है, उसको झूठा साबित कर दिया गया है, वही 1000 बंदा दोबारा से वो मैसेज ले भी पाएगा। ये बड़ा खतरनाक फैक्टर है कि जिस तरह से अभी हमें फैसल मलिक साहब ने इस बात पर रोशनी डाली है कि अगर कोई ऑडियो सामने आए, कोई वीडियो सामने आए, तो उसका क्रिएटर साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटर आए और कहे कि हाँ जी मैंने अपने फ़ोन से बनाई है, वो क्रिएटर आकर गवाही दे अदालत के अंदर, फिर वो वीडियो एक्सेप्टेबल है, फिर वो वीडियो मानी जा सकती है। और अगर कोई क्रिएटर नहीं है तो फिर उस वीडियो का कोई सब मतलब किसी किस्म की कोई वक़्त और फ़ोन का भी टेस्ट
और फ़ोन का फोरेंसिक भी होगा कि क्या इसी फ़ोन से बनी है कि नहीं बनी, कहीं और से आई है कि नहीं है। लेकिन ये तमाम ऑडियोज़ का सामने आना और बड़ी तकलीफ दे मराहल, और शायद इसी बात पर आज चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि बग़ैर तस्दीक की ऑडियोज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले वज़ीर को हटा देना चाहिए है, लेकिन हटाएगा कौन? आपको क्या लगता है सर, यहाँ पर हटाया जाएगा उन्हें? देखें सर, बात यह है कि जब खुद ही जो है ना वो कोतवाल हों और ख़ुद ही चोर हों, तो फिर यहाँ पे कौन हटाएगा और किसने हटाना है? और ये तो फिर लगता है कि ये हुकूमत खुद मुलव्वस है इस किस्म के झूठी ऑडियो वीडियोस घड़ने में। वो इस वजह से कि बग़ैर तस्दीक के हुकूमत को अक्ल नहीं है कि बग़ैर तस्दीक के जो उनसे है ना, बग़ैर सबूत के वो किस तरह से ये वीडियोस जो उनसे है ना वायरल कर रही हैं। और वो वीडियोस को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो उनसे है ना बहस जिसके बारे में बता रहे हैं और जजेस को और उनकी फैमिलीज़ को जो उनसे है ना मिलाइन कर रहे हैं। इतने बेशर्म हो चुके हैं ये लोग, इतने, मैं माफ़ कीजिएगा, बगैरत हो चुके हैं ये लोग कि इनको समझ ही नहीं है ये कर क्या रहे हैं। आप जो है ना इस्लाम में भी जो है ना किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाना उतना ही गुनाह है जितना उस तोहमत का है। ये जो है ना बगैर, और देखें बड़ा क्लियरली कहा है कि वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो भी जो है ना मोमिन वो नहीं है कि जो है ना जो बात की तस्दीक करे, जब तक उसके पास अगर कोई बात पहुँचे तो उसकी बात की अगर वो तस्दीक नहीं करता तो वो मोमिन नहीं है। तो ये किस तरह के लोग हैं? बग़ैर तस्दीक किए, बग़ैर उसका सबूत लिए, बग़ैर उसको वेरीफाई किए, बग़ैर उसको जो है ना उसकी रिपल्शन जो कैलकुलेट किए, ये जो है ना उठा के तो जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और जो है ना वो टीवियों के ऊपर चला रहे हैं और चैनल के ऊपर चला रहे हैं और अदालतों को मिलाइन कर रहे हैं। ये चाहते क्या हैं? असल तो मसला ये है कि ये और क्या चाहते हैं, ये और क्या चाहते हैं? सर जो चाहते हैं वो तो सामने सबके नज़र आ ही रहा है। तो तौहीन इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो फवाद चौधरी साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया है तौहीन इलेक्शन कमीशन के अंदर, और कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गालिबन अब रुखसत ले चुके हैं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, उसके बावजूद फवाद चौधरी साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी किया गया है तौहीन इलेक्शन कमीशन में। सर तौहीन इलेक्शन कमीशन क्या है फैसल मलिक साहब, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज़। ये जी तौहीन इलेक्शन कमीशन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा कोई कानून नहीं है, ठीक है। अपने पास से ही जो उनसे ना इन्होंने तौहीन इलेक्शन कमीशन बना ली है, फिर कल को तौहीन थाना भी होगा, फिर कल को जो है ना तौहीन पार्लियामेंट का बिल तो पास हो चुका है, शायद तौहीन पार्लियामेंट आ चुकी है और तौहीन पार्लियामेंट जो है एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करा दी। तौहीन SSP दफ्तर भी होगा, तौहीन जो है ना ग्वाल मंडी थाना भी होगा, फिर तौहीन जो है ना फिर सारे अदारों की तौहीन होगी। फवाद चौधरी साहब को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन इट मीन्स के कुछ है तो सही है जिसमें बुलाया। क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है? क्या वहाँ पर भी एक अदालत है, उधर भी जज है जो उनकी तौहीन है? क्या आप समझते हैं कि क्यों तौहीन इलेक्शन कमीशन का जिक्र हो रहा है यहाँ पर? बिलाल साहब, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ है ना, उसका सेक्शन 3 और 4 वो जो है ना उसका अम्बेट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदालतों के ऊपर है, ठीक है ना। अदालतों के पास है, अदालतों को यह अख्तियार है कि वो किसी के ऊपर तौहीन अदालत लगाएं, अदालत लगा सकती हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन भी एक अदालत है? नहीं जी, वो अदालत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना इलेक्शन इश्यूज के ऊपर एक बैठा हुआ फोरम है, ट्रिब्यूनल है, और वो ट्रिब्यूनल जो उनसे है ना वो इलेक्शन के एतराज़ात को सुनता है, उनका फैसला करता है। उसको तो अदालत कहना ही नहीं चाहिए। वो किस कानून के साथ अदालत? पाकिस्तान जो है उन्होंने मुतादिद बार इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोगों को बुलाया अदालत के अंदर, तो अगर ये खुद अदालत होते तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इनको बुलाता, इनको तलब किया जाता वहाँ पर। डेफिनेटली जी, वैसे बड़ा क्लियर है कि अगर ये अदालत होती तो फिर अदालत दूसरी अदालत उसको कैसे बुलवा सकती? तौहीन इलेक्शन कमीशन क्या है सर? सर ये तो बहुत झूठ है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये तो जो है ना वो जिस तरह तौहीन पार्लियामेंट एक झूठ है ना, तो ये भी एक झूठ है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज़ है कि आप जो है ना अगर आप सियासतदान बनते हैं, अपने आप को आप जो है ना अवाम के रहमो करम पे
देते हैं, छोड़ते हैं अपने आप को कि जनाब मैं हूँ, आपके सामने हूँ, फिर हर बंदे को ये अख्तियार हासिल है कि वो उसकी जो है ना डिग्निटी के बारे में, वो उसकी जो है ना किरदार के बारे में वो बात करे, चाहे वो अच्छी बात करे या बुरी बात करे, क्योंकि उसने अपने आप को खुद पेश की है, वो एक्सपोज किया है कि जनाब मैं आपको लीड करूँगा, मैं आपका लीडर बनूँगा, तो लिहाजा मुझे वोट दें। तो फिर लोगों ने उनके किरदार के बारे में जानना नहीं है, बात नहीं करनी, और उसके अगर किरदार में बुरे पहलू हैं तो फिर लोग बुरी बातें उसके खिलाफ करेंगे, और अच्छी बातें हैं तो फिर अच्छी बातें करेंगे। तो ये तो जो है ना सियासत का तो ये हिस्सा है कि किसी के जो है ना सियासतदानों के किरदार के ऊपर जब आप बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्शन कमीशन की आप जो बात कर रहे हैं ना, वो तो सर इलेक्शन कमीशन हुकूमत की बी टीम है, ये तो अब बड़ा क्लियर हो गया है, क्योंकि जो कानून है ऐसे होना नहीं चाहिए था। आई मीन लाइक वो कहा जाता था एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इसमें किसी किस्म का भी जो है वो किसी का कंट्रोल नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन पे हुकूमत का कंट्रोल। आई डोंट नो ये क्यों ऐसी सिचुएशन सामने उभर कर आई है, लेकिन अब जाहिर है हर तरफ यही बात की जा रही है कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत की बी टीम है। बात ये है कि जी वो आप कहते हैं इंडिपेंडेंट इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा तो जो वो तभी है ना जो वो अगर अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो सलामत रखता, कायम रखता। उसने जो है ना इंडिपेंडेंस अपनी कायम नहीं रखी, वो तो जो अहकामात पीटीएम दे रही है और जो हुकूमत कह रही है उसको मनो अन उसी तरह ही तस्लीम करते जा रहे हैं, और बग़ैर ये देखे कानून क्या है, बग़ैर ये देखे रूल्स क्या हैं, बग़ैर ये देखे कि जो है ना हमने सिस्टम को किस तरह चलाना है, हमने इंसाफ किस तरह, हमने जो उनसे है ना सिस्टम को डिलीवर किस तरह करना है, बग़ैर ये देखे वो मनोअन वो नाजायज़ गलत बातें जो है ना पीटीएम हुकूमत की मानती जा रही है, तो वो बी टीम नहीं है तो और क्या है जी। ये एक पॉइंट आपका वैलिड है कि जिस तरह से हुकूमत जो कह रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम तो इलेक्शंस करवाना है और उन्हें चाहिए था कि वो इलेक्शंस करवाते, लेकिन जब पैसे लेने की बारी आती है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें हुकूमत की जानिब से फंड्स नहीं मिले। तो सर ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, इलेक्शन कमीशन करे क्या, उसके पास खुद से तो फंड्स है कोई नहीं, उसके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, फंड्स उससे हुकूमत यानी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे, वजारत ख़जाना उसको फंड्स प्रोवाइड करेगी, तो फिर तो वो मातहत ही हुए वजारत ख़जाना के, पैसे मिलेंगे तो कुछ करेंगे, अगर पैसे ही नहीं मिलेंगे तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा खुद से। तो सर ये तो बात बड़ी क्लियर हो गई ना कि यहाँ पे गुंडा राज है। देखें ना जी, हर जगह पे पैसे खर्च करने के लिए, सब्सिडी देने के लिए इनके पास पैसे हैं, इन्होंने कहाँ सब्सिडीज नहीं दी, अभी इन्होंने फंड रिलीज किए हैं तरक्याती कामों के लिए, इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। अब उससे पहले जो है इन्होंने आटा स्कीम जो है ना शुरू की, जो है ना 28-30 जो है ना लोगों की जाने गई उसमें, वहाँ पे 85 अरब रुपए की जो है ना इन्होंने गिमिक खेली, जिसके बारे में इनका अपना जो है ना साबका वजीर मुफ्ता इस्माइल उसने कहा कि इन्होंने जो है ना 30 अरब से ज्यादा की जो है ना वो गबन किया, और जिसके बारे में अब्बासी साहब कहते रहे, वो अब्बासी साहब कहते रहे कि इन्होंने जो है ना 30-40 अरब का गबन किया, नहीं 22 अरब की वो कहते रहे, 22 अरब का गबन किया। तो इसके वहां पे पैसे देने के लिए हैं, बाकी हर जगह पे पैसे देने के लिए हैं, लेकिन जो है ना इलेक्शन कराने के लिए पैसे 20 अरब रुपया नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनका गुंडा राज है और वो किसी कानून को नहीं मानते, और फिर वो जो है ना वो बैठे हैं बगैर इलेक्शन के, जाओ जो करना है कर लो, बगैर इलेक्शंस के बैठे। लेकिन कितनी देर हुकूमत बगैर इलेक्शंस के बैठेगी और क्या होगा यहाँ पर? फैसल मलिक साहब, आई हैव लास्ट फ्यू मिनट बात करें अगर इलेक्शंस की, आप क्या समझते हैं क्या इस मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे? जिस तरह से पीपल्स पार्टी का जलसा करना, क्योंकि ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं इस टाइम पे हुकूमत के, बिलावल भुट्टो साहब फेडरल मिनिस्टर हैं और आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर हैं वो, और आसिफ अली जरदारी साहब को तो हमेशा ही कहा जाता है शायद सियासी गुरु हैं वो, और हर चीज़ वो समझते हैं, क्योंकि हमेशा मैसेज डिलीवर नहीं करते हैं, वो पैगाम देते हैं आकर कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है अगर जरदारी साहब लाहौर में जलसा कर रहे हैं पीपल्स पार्टी का, जलसे तभी किए जाते हैं जब इलेक्शन का वक्त आता है, और अगर जलसा हो रहा है पीपल्स पार्टी का लाहौर में तो इज़ दैट अ न्यूज़ फॉर इलेक्शन? सर बात ये है कि ये जो है ना जा रहे हैं एक बहुत बड़ी म्यूटनी अनार्की की तरह, एक बहुत बड़ा जो उनसे है ना वो अवाम के इत्तेमाद को कुचलते हुए
ये अवाम को यरगमाल बनाने के लिए कोशिश में जा रहे हैं। वो इस तरह से कि इनके जहनों में है कि इमरान खान जो उनसे है ना वो सिस्टम से आउट हो जाएगा या नाअहल हो जाएगा, और ये PDM जो उनसे है ना आपस में ही जो उनसे ना ये तेरी हैं वो मेरी हैं, इस तरह से सीटों की बंदरबांट करके और इलेक्शन जो उनसे ना वो जीत के और मखलूत हुकूमत बना देगी। ये इनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि मोर देन 70% जो उनसे ना पब्लिक अगर जो है ना उनके सेंटिमेंट्स जो है ना वो एक पार्टी की तरफ हैं, और अगर आपने उसको जो है ना अप्रिशिएट या वेट ना दिया तो फिर जो है ना यहाँ पे गदरी मचना है, यहाँ पे बलवाई होना है, यहाँ पे जो है ना लोग कब तक सहेंगे आपकी ये गुंडागर्दी। ये ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। हज़रत अली ने फरमाया था कि काफिर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जालिम की हुकूमत नहीं चल सकती। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, यही कहा गया था हज़रत अली करमल्लाहु वजह की जानिब से। और ज़ाहिर है यहाँ पर जो इस टाइम पे सिचुएशन बनी हुई है, महसूस ऐसा ही होता है कि शायद इस माशरे के अंदर जुल्म हो रहा है, और हो भी रहा है। यहाँ पर गरीब आदमी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, हुकूमत अनकरीब अपना एक बजट देने जा रही है, और ये बजट कहा जा रहा है कि शायद आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ इसमें मिलेगा, लेकिन 4 गुना महंगाई करने के बाद, यानी जितना महंगाई की शरह हो चुकी है गुज़िश्ता 1 साल के अंदर, इस 1 साल में 4 गुना महंगाई करने के बाद क्या ये आपका बजट आवाम को 4 गुना रिलीफ दे सकेगा? क्या उन प्राइसेस को जो 1 साल कबल थी वहाँ तक ये हुकूमत ला सकेगी, या फिर से अपनी नाकामी का इजहार करेंगे? क्योंकि कहते थे कि हमारे पास तजर्बाकार लोग हैं, हमारे पास वो तमाम टीम के तमाम माहिरीन मौजूद हैं जो अगर इस मुल्क की इकॉनमी को संभालेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे। 6 माह के अंदर, शहबाज शरीफ साहब फरमाते थे 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत को हम संभाल लेंगे, और इस मुल्क की जो मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है इसको हम ठीक करेंगे, मुल्क को दोबारा से अपनी पोजीशन पर लेकर आएंगे। न जाने वो वक्त कब आएगा, अल्लाह करे वो वक्त आ जाए, ये अवाम देखे, और गरीब के लिए जो बेचारा मजदूर है उसके लिए रिलीफ मिले, गरीबों के लिए रिलीफ मिले। अमीर शख्स भी हो तो परेशान है, गरीब तो परेशान होगा ही। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और नाज़रीन आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।